लास्ट सेशंस में हमने डाटा जो फंडामेंटल्स थी जावास्क्रिप्ट की, किस तरह डाटा टाइप्स हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। जावास्क्रिप्ट में जो कोर डाटा टाइप्स है, जो आप नंबर को सपोर्ट करती है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करती है, इसके अलावा आपकी जो ऑब्जेक्ट टाइप्स के हैं उसको हमने स्टडी किया था। और हमने उसके नंबर के फंक्शन को अंडरस्टैंड किया था कि नंबर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, नंबर की कन्वर्जन है या नंबर की को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। इसी तरह हमने स्ट्रिंग की डाटा टाइप को स्टडी किया था और उसमें हमने उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रिंग की कास्टिंग को पढ़ा था। और इसी तरह हमने उसमें स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, जो कि मोस्टली मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि आपके जो पार्सिंग के प्रोजेक्ट्स हैं या उसमें बहुत से मेथड्स ये यूज होते हैं बिल्ट इन, बजाय से कि आप खुद कोड लिखें। जावास्क्रिप्ट आपको सपोर्ट करता है चीज़ों के लिए। आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। आप जो जो फंडामेंटल्स आप अंडरस्टैंड करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है इन चीज़ों में। तो आज के लेक्चर में हम इसको प्रोसीड करते हैं। हम चीज़ों को देखेंगे अब एग्जांपल वाइज कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस को किस तरह राइट किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे राइट नाउ। जिस तरह हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जावास्क्रिप्ट में, आपने अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन ऑपरेशंस को यूज़ किया हुआ, इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ। मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, या अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन है उसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो ये नेगेटिव असाइनमेंट है। आप अगर सपोज इसकी वैल्यू x में 10 है, तो अगर आप इस ऑपरेटर में यूज़ करते हैं माइनस इक्वल टू, तो वो आपके असल वैल्यू से उस वैल्यू को माइनस कर देगा। इसी तरह आप प्लस कर सकते हैं y में, अगर आपने मजीद एडिशन करनी है तो आप इस ऑपरेटर के थ्रू प्लस कर सकते हैं। इंक्रीमेंट असाइनमेंट आपने नाम सुना होगा, तो आई थिंक कि आपने ये लैंग्वेज में पढ़ा होगा। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिवीजन कर सकते हैं, आप मॉड्यूल कर सकते हैं। तो इसको आगे जाके हम मजीद देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके। यूनिट ऑपरेटर कौन से हैं। आपके जो आपने शायद कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंड किया होगा। कॉस्टिंग बेसिकली होता है, कॉस्टिंग ये होती है कि आपने अगर आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या अगर सपोज स्ट्रिंग की वैल्यू है तो आपको उसको न्यूमेरिक में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो इसका पर्पस ये है कि अगर सपोज आपकी एग्जांपल है नंबर की, और इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू इज 3.4। तो अब इसमें जब मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो प्लस मींस कि दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो दैट विल कास्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू न्यूमेरिक, तो इसका रिजल्ट आपका न्यूमेरिक में आएगा। इसी तरह आपका अगर सपोज फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू अगर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें तो दैट इज अ 0, और अगर ट्रू हो तो दैट इज अ 1, तो इसमें आपके वो 0 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली इसी तरह ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को जब आप कॉस्ट करते हैं प्लस में, तो इट्स नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिटरल एक्सप्रेशन ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। आप अगर आपके किसी स्ट्रिंग में या कोई भी ऐसी चीज, ऐसी जो वेरिएबल है उसमें अगर नंबर नहीं है तो आपको ये एक रिटर्न करता है, दैट इज ए ग्लोबल वेरिएबल। तो स्ट्रिंग ने जब उसको कॉस्ट करने की कोशिश की तो उसने नॉट ए नंबर रिटर्न किया। सिमिलरली इसी तरह आपका जो नेगेटिव यूनरी ऑपरेशन है, कि आप नेगेटिव में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह 6 है, 6 के साथ जब उसने माइनस लगाया तो उसके जो एक्चुअल रिजल्ट है वो माइनस आया। सिमिलरली सेम लाइक दिस, जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू थी, जब उसने प्लस में किया तो उसने बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर नंबर नहीं था तो उसने उसको कॉस्ट नहीं कर सका। लाइक नेगेटिव केस कि जब उसे अगर नंबर मिलता तो सपोज यहाँ 6 होता है डबल कोट्स में स्ट्रिंग में, तो उसको कास्टिंग मीन्स कन्वर्ट कर लेता स्ट्रिंग टू नंबर में। तो आपके ऑपरेटर इस चीज में भी आपको हेल्प करते हैं। इसका यूज क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, इसके हम कि इसको किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इस रिजल्ट में हमने जैसे वो चीजें देखी हमने, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं
क्रोम करने के पर्पज ये भी है कि यहाँ पे आपको डेवलपर टूल मिल जाते हैं बड़े इजीली। मे भी सफारी में हो, लेकिन जितना यूजर फ्रेंडली क्रोम में है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। अब देखें कि इसकी आउटपुट को, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। आप जितनी भी रिजल्ट्स हैं उसको कंसोल में प्रिंट किया हुआ है। कंसोल में इसके साथ डेवलपमेंट टूल है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी एचटीएमएल कैसे है, आपके जो पेज है उसके अंदर बैक एंड में एचटीएमएल कौन सी है, और कंसोल में आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सेम लाइक इसी तरह जब 3.4 था, ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल है। फ्लोटिंग वेरिएबल या डेसिमल वेरिएबल है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। इसको जब मैंने कॉस्टिंग करने की जरूरत की, कॉस्टिंग मीन्स के प्लस यूज किया कॉस्टिंग के साथ और उसको साइन करने की कोशिश की, तो इसकी वैल्यू जो है दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसको आप इसकी वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। यानी कि अगर मैं इसको टाइप ऑफ करने की कोशिश करूं, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डाटा टाइप है वो क्या होगी। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर, टूल आपको ये भी हेल्प करता है कि आपके पास कौन सा सिंटैक्स एरर है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। तो दैट इज ए नंबर। एक्चुअली क्या था, ये स्ट्रिंग था, लेकिन जब आपने कॉस्टिंग की इसकी प्लस में यूज करने की कोशिश की तो उसने नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप ऑफ का पर्पस ये था कि आपको विजिबल हो जाए कि इसकी डाटा टाइप क्या है। इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। इसी तरह फॉल्स है। फॉल्स को जब उसने इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो उसने इसका जीरो रिजल्ट जो है उसका रिटर्न किया। इसी तरह स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग जब उसने न्यूमेरिक में कास्टिंग करने की या कन्वर्ट करने की कोशिश की तो नॉट ए नंबर उसने रिटर्न किया। सिमिलरली नेगेटिव जो यूनरी ऑपरेटर है उसमें भी यही केस है। इंक्रीमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक आपका प्री इंक्रीमेंट होता है और एक आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट इन मीन्स कि आप इसमें +1 करते हैं। अगर आप एग्जांपल में देखें तो आपके पास x इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको प्री इंक्रीमेंट करेंगे, x की जो वैल्यू है मेमोरी में वहाँ पे 3 रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जब x का रेफरेंस आप y को साइन करेंगे सो दैट इज आल्सो 3 वैल्यू। पोस्ट इसके ऑपोजिट, अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट में आए तो t की वैल्यू इज इक्वल टू 2, और जब इसको मेमोरी में देखेंगे तो t की वैल्यू 3 होगी, लेकिन जब इस t का रेफरेंस हम u को साइन करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 रिटर्न होगी, विच इज़ एग्जैक्टली ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t। और इसके अब हम अगर डिक्रीमेंट में देखें तो डिक्रीमेंट में दो टाइप्स हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो s की वैल्यू 2 है। अगर आप इसको प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो दोनों में 1 आएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट केस में क्या है कि जब t को आप डिक्रीमेंट करेंगे तो उसमें t की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जो u है उसमें t की ओरिजिनल वैल्यू साइन होगी विच इज़ 2। हम इसके एग्जांपल पे देखते हैं। स्टेटमेंट्स को मैंने प्रिंट भी किया हुआ है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। इसी तरह जब मैंने x में वैल्यू जो है आपको 2 साइन थी, मैंने इसको प्री इंक्रीमेंट यूज किया। प्री इंक्रीमेंट मीन्स कि मेमोरी में इसकी वैल्यू रिफ्रेश होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक और वे भी है राइट करने का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि var y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा +1। और जब हम प्लस प्लस करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसमें मैंने +1 ही इस ऑपरेटर में मैंने +1 करना है। तो अगर मैं यहाँ की इसकी वैल्यू को यहाँ पे देखूं, मैंने रिफ्रेश किया, प्री इंक्रीमेंट में y की वैल्यू 3 थी क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, और x की वैल्यू जो हमने यहाँ एग्जीक्यूट की वो भी 3 आई, और जब उसको x की वैल्यू को जो अपडेट थी उसको y में साइन किया तो वो भी 3 है, yn3। इसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर आप देखें तो t की वैल्यू 2 है,
अब आप इसको जब इंक्रीमेंट करेंगे तो मेमोरी में टी की वैल्यू 3 होगी, लेकिन जब इसको असाइन बैक करेंगे आप यू में तो इसके ओरिजिनल वाली टी की 2 नज़र आएगी आपको। इसी तरह अगर आप अपने आउटपुट में देखें तो आपने अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट में यू की जो वैल्यू है वो 2 ही है, लेकिन जो अगेन को आप मिस कर दें, जो टी की वैल्यू है जब आपने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट किया वो 3 वैल्यू आई, यानी कि जब टी का रेफरेंस असाइन किया तो टी की ओरिजिनल वैल्यू आई, लेकिन टी का जब पोस्ट इंक्रीमेंट था उसमें टी की वैल्यू 3 आई। आपने जब उसको डिक्रीमेंट किया तो बेसिकली ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेट इज अ 1, और बी की वैल्यू जब उसने ए और बी को साइन किया तो डेट इज आल्सो 1। सिमिलर केस में पोस्ट डिक्रीमेंट में देखें तो सी की वैल्यू 2 है, आप अगर जब उसको पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे तो सी की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी, लेकिन जब सी को इसका रेफरेंस असाइन डी में करेंगे तो सी की जो ओरिजिनल वैल्यू 2 वो असाइन होगी। इसी तरह आप आउटपुट में देख सकते हैं कि जो सी की वैल्यू 1 है लेकिन जो डी की वैल्यू है वो 2 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी तरह हमारे पास जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि मल्टीपल वेज हैं हम ऑपरेटर को प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आपके पास एडिशनल असाइनमेंट है, इसका पर्पस क्या होता है, इसी तरह इसकी किस तरह इक्विवेलेंट होता है। इस तरह मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे बताई था कि इसका पर्पस क्या होता है, डेट इज एक्स यानी कि +1। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में और किसी भी लैंग्वेज में सेम पर्पस के लिए होता है। अगर हम एडिशन असाइनमेंट करें x प्लस इक्वल टू वाई, तो x में बेसिकली आप y की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में दोनों को डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें रीडेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाती है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी। इसी तरह सब्सट्रैक्शन आप जब करते हैं तो आप उसको इस स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू भी करना चाहते हैं। इसी तरह आप डिवीजन और मॉड्यूलर। तो अगर इसको मैं देखूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो तो इसका पर्पस क्या है, x इक्वल टू x माइनस वाई। ये बेसिकली ये स्टेटमेंट है जिसने जावास्क्रिप्ट ने उसको ऑपरेटर ओवरराइडिंग के थ्रू इस तरह कन्वर्ट किया है कंपाइलर में। इसी तरह अगर आप इस स्टेटमेंट देखें तो अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज सिंपल स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड लेके चलूंगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो तब लैंग्वेज को मजीद एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ईजी होता है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम लाइक दिस, जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। आप डिवीजन कर सकते हैं और मॉड्यूल कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे देख सब्सट्रैक्शन में क्या किया कि जब आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू 10 में से उसने 5 माइनस किया तो डेट इज 5। इसी तरह उसमें 10 में से में 5 प्लस किया तो डेट इज 15। इसी तरह आपका मल्टीप्लाई किया तो आपका 50 आंसर आया, डिवीजन किया तो आपका 2 आंसर आया, मॉड्यूल किया तो दैट इज नॉट इवन नंबर तो उसने 4 रिटर्न किया। डिस्ट्रक्टिंग आपकी क्या होती है कि आपने कभी शायद अरे यूज़ की हो। अरे में सिंगल वैल्यू को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगर आप अरे में आपकी सपोज आपके 3 वैल्यूज हैं 1 2 3 डेट इज ऑब्जेक्ट, तो आप उसको इंडेक्स के थ्रू रिटर्न करते हैं। इंडेक्स मीन्स कि 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, और सेकंड इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। लाइव एग्जांपल्स देने का पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। सपोज एक वेरिएबल है, हमने इसके अंदर एक अरे असाइन की। आपने अरे का शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि हम इसको इन ब्रैकेट्स के थ्रू इनिशिएट करते हैं। अरे में एक वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 और 3। हमने किया कि हमने इसको डिस्ट्रक्ट किया मींस कि हमने एक वेरिएबल असाइन किया अरे के नाम से, और उसमें एक वैल्यू हमने रैंडमली ए बी और सी असाइन कर दिया। जब हम कंटेनर को इसमें असाइन किया तो क्या हुआ कि 1 की वैल्यू ए में आ गई, 2
बी में उस जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को हम इस तरह इनिशिएट करते हैं। इसके ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर और एक्स प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको देखें तो हमने जब इसको प्रिंट किया ए को तो 1 रिटर्न हुआ, बी को प्रिंट किया तो डेट इज स्ट्रिंग, इसमें 2 रिटर्न हुआ, और जब हमने सी प्रिंट किया तो ये एक ऑब्जेक्ट था, दिस इज अ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक्स आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो उसने रिटर्न किया। यानी कि आपने इस अरे को डिस्ट्रक्ट किया, इसको मतलब स्प्लिट किया आपने। सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल पे हैं तो आपने क्या किया कि आपने एक अरे असाइन की जिसमें 3 वैल्यूज हैं, 1 2 और एक ऑब्जेक्ट। पहले आपने वार यूज किया था, हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो लूजली कपल है। आप वार यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही अगर आप सपोज वार यूज नहीं करते, आप उसमें स्ट्रिंग साइन करते हैं तो उसकी जो डाटा टाइप मेमोरी में है वो डाटा स्ट्रिंग होगी। अगर आप उसको नंबर साइन करते हैं तो वो इंटीजर या नंबर होगी। तो जब मैंने कंटेनर्स को साइन किया, इसको मैं वो कर लेता हूँ, और जब इसकी वैल्यू प्रिंट किया तो 1 की जो वैल्यू है वो x में आ गई, स्ट्रिंग की वैल्यू y में आ गई, यानी कि उसने स्प्लिट कर दिया चीज को। और इसी तरह ऑब्जेक्ट की वैल्यू को c में कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो आपको ये एरर देना चाहिए इस स्प्लिट का। इसी तरह ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पे आए तो ऑब्जेक्ट का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। हमने किया कि आपको शायद ऑब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑब्जेक्ट आपका एक क्लास है आपकी जावास्क्रिप्ट में, आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए ये ब्रैकेट यूज की जाती है। आपने अरे के लिए ये ब्रैकेट यूज की, दैट्स अ डिफरेंट वन, और उस अरे के अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट यूज किया। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो आप उनको यूज करते हैं। आपने किया कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है अल्फा, उसमें 100 असाइन किया। इसी तरह एक बीटा है, आपने उसमें स्ट्रिंग असाइन की। आपने जब इसको स्प्लिट करना है, एक तो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट, आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन आपने इसको अगर स्प्लिट करना है, डिस्ट्रक्ट करना है, तो आप इसको इस तरह डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप इसको सिंपल वैल्यूज में लेके आ सकते हैं। आपने एक वेरिएबल असाइन किया ऑब्जेक्ट का, उसमें अल्फा बीटा दो प्रॉपर्टीज हैं, और उसने जब आपने इसको असाइन किया तो 100 की वैल्यू अल्फा में आ गई। ये वेरिएबल जो आपका जो वेरिएबल नेम है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी नेम है वो आपकी इससे मैच होनी चाहिए। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो आपको वो सिंटैक्स एरर दे देगा। इसी तरह बीटा है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वो इसमें साइन कर देगा। जब हमने इसको प्रिंट किया, हमने इसको, तो आपके पास अल्फा प्रिंट किया तो 100 आया। इसी तरह आपने इसको प्रिंट किया तो ये डेफ की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह आप वार नहीं भी यूज कर सकते, मीन टू से कि आप सिंपली आप ये स्टेटमेंट यूज करें और उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू साइन करें। वार यूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अगर डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू में नंबर वैल्यू है तो उसमें साइन हो जाएगी। इसी तरह के ये एक वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू इसको साइन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज इसमें मैं, आप मल्टीपल वेरिएबल भी साइन कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह मैंने वेरिएबल ए साइन किया एक ही स्टेटमेंट में, कॉमा सेपरेट करके बी साइन किया, कॉमा सेपरेट करके सी को, तो हम इसको भी वेरिएबल को इस वे से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 स्टेटमेंट लिखें, वार ए, वार बी, वार सी, हम इसको एक ही लाइन में इसको लिख सकते हैं। पर्पस ये है कि हमने हमारा जितना कोड शॉर्ट हो, हम अगर हम 100 लाइन ऑफ कोड को स्क्वीज करके 50 लाइन ऑफ कोड करें तो एक तो हमारा वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, कोड एफिशिएंट हो जाता है, कंपाइलर जल्दी एग्जीक्यूट करता है, और हमारी कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बेहतर होती है। इसी तरह आप कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आपकी जो किसी भी लैंग्वेज है उसे आप इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए, या आपने कोई डिसीजन लेना है इफ कंडीशन में या स्विच में, तो आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर मैं इक्वल की बात करूं,
x इज इक्वल टू 3, 3 मीन्स कि डेट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं इसको इक्वल 3 रिटर्न करूं तो आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा, डेट इज हियर, जिस तरह ये ट्रू रिटर्न आपको यहाँ कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 3 में, तो जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें जब आप प्लस या इक्वल यूज करते हैं तो स्ट्रिंग को वो कॉस्ट भी कर देता है। 3 है, 3 इज अ स्ट्रिंग, लेकिन आपका बेसिकली ये तो एक इंटीजर है, लेकिन जब उसने कॉस्टिंग की तो डेट लुक्स के फेमिलियर कि डेट इज आल्सो इक्विवेलेंट वैल्यू। अगर मैं इसको 3.1 कर दूं तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने कॉस्टिंग की तो 3.1 इज नॉट इक्वल टू 3। इसी तरह आप इक्वल की बात करें तो 3.1 उसने उसको फॉल्स रिटर्न किया। इसमें मैंने देखा कि x की वैल्यू 3 है, आल्सो इक्वल, ट्रू रिटर्न किया। लेकिन जब इसने इसको स्ट्रिक्टली इक्वल किया तो उसने इसकी वैल्यू को कॉस्ट नहीं किया, यानी कि 3 इज स्ट्रिंग और x इज अ नंबर, दैट विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह आपकी जो फॉल्स वैल्यू है, जब उसने इसे कन्वर्ट उसने जब इसको y के साथ y इज अ 0 इसको रिटर्न किया तो डेट इज अ फॉल्स। ये इसके केस में क्या था कि जब उसने y की वैल्यू को 0 यूज किया और जब उसने इक्वल में यूज किया तो फॉल्स की वैल्यू को जब कॉस्ट किया डेट इज आल्सो 0। ट्रू 1 होती है इंटीजर में और फॉल्स 0, उसने इसको ट्रू रिटर्न किया, यानी कि फॉल्स को जब कॉस्ट के नंबर में तो उसने 0 रिटर्न किया, तो 0 इज इक्वल टू 0, इसकी वजह से इसने ट्रू रिटर्न किया। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जब इसने 0 को मैच किया इसके साथ तो स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंट में उसने जो डाटा टाइप थी, यानी कि y की डाटा टाइप इंटीजर थी और इसकी बूलियन थी, जब मैच किया तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। सेम का इस इनइक्वलिटी ऑपरेटर, यानी कि आपने चेक करना है कि इसको मैं 4 x नॉट इक्वल टू 4 दैट विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 4 इज 2, यानी कि इसने जब उस कन्वर्ट किया नंबर में तो वो आल्सो फॉल्स। इसको अगर मैं 5 कर दूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वो इक्वल नहीं है, यानी कि 5 को नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसको 4 से मैच करेगा। इस ऑपरेटर का मतलब है कि नॉट इक्वल टू। इसी तरह 5 जब इसको मैंने मैच किया इसके साथ तो इट विल रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। इसी तरह आपको जो इनइक्वलिटी है इसमें आप स्ट्रिक्टली का फ्लेवर मिलेगा, उसमें क्या होता है कि आपने इसको डबल इक्वल यूज करना होता है, सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस। इसी तरह लेस देन है, आप लेस देन भी आपने यूज किया होगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपने अगर मैच करना है कि x की वैल्यू 5 है, 5 लेस देन 6 ट्रू। इसी तरह 5 को आपने लेस देन 6 किया तो दैट इज आल्सो ट्रू। इसी तरह आपका जो लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि सपोज अगर आप x की बात करें 5 है तो अगर मैं यहाँ पे 5 यूज करूँ तो दैट विल रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। तो मैसेज कर सकते हैं। लॉजिकल नॉट हमने ये देखा कि हम अगर आप इस पे आए तो लॉजिकल नॉट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। इसी तरह और है, आपने इफ कंडीशन में अगर दो ऑपरेटर्स हैं उसमें अगर दो कंडीशंस लगी हुई हैं, अगर एक कंडीशन में ट्रू होती है तो आपको ट्रू रिटर्न करती है। इसी तरह अगर लॉजिकल एंड है, अगर दो तरफ अगर जो कंडीशंस लगी हैं अगर वो दोनों वैल्यू ट्रू हैं तब आपको ट्रू रिटर्न करता है, अगर उसमें से एक वैल्यू फॉल्स है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ एल्स की उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी मीन टू से कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको लाइट रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपको हैवी रिटर्न करेगा। इसी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंडीशन ऑपरेटर हमने क्या किया कि x में 100 वैल्यू थी, हमने इसको कंपेयर किया 90 के साथ, तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 100 इज लेस देन 90 विच इज अ फॉल्स, तो आपको हैवी रिटर्न करेगा। यानी कि सेम केस आप जो इफ कंडीशन में यूज करते हैं इसी तरह आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। आपने इफ कंडीशंस को पहले स्टडी किया होगा कि इफ कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। इफ कंडीशन की स्टेटमेंट में आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंडीशन की दूसरी फॉर्म स्विच स्टेटमेंट है। इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अपनी जो कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं डिसीजन मेकिंग के लिए आप
इफ या स्विच कंडीशन को यूज कर सकते हैं। मैं इसी एग्जांपल लेके चलता हूँ इफ एल्स कंडीशन में। इसमें क्या था कि इफ कंडीशन क्या है हमारी, x लेस देन इक्वल टू 90। इसमें क्या होगा कि जो वार टाइप है वो डेट इज अ लाइट, एल्स में क्या है वो वैल्यू क्या साइन होनी चाहिए, डेट इज अ हैवी। ये लाइन ऑफ कोड इज अराउंड 5 or 6 लाइन ऑफ कोड्स, उसको शॉर्ट करके हमने इसको ऐसे लिखा। इसी तरह स्विच है, स्विच के एग्जांपल पे भी मैं आता हूँ कि स्विच को हम किस तरह बेसिकली यूज करते हैं। स्विच इज वेरी एफिशिएंट। अगर मैं देखूँ तो इफ कंडीशन, इफ में क्या होता है कि इफ के बाद आप एल्स मल्टीपल कंडीशन को मीट करते हैं, यानी कि इफ में आप एल्स लगाते हैं फिर एल्स इफ लगाते हैं, कंडीशन अगर मीट नहीं होती तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में चेक करते हैं। ये आपकी लॉजिक पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल डिसीजन मेकिंग्स है, एक डिसीजन पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, आप सेकंड डिसीजन पे आते हैं, थर्ड एंड सो ऑन। लेकिन स्विच आपको बड़ा एक एफिशिएंट एक क्रेडिबल ऑप्शंस देता है। स्विच में क्या होता है कि आप उसमें एक ऑप्शंस देते हैं, उस ऑप्शन में केस में जो भी केस आएगा वो इस कंडीशंस को या उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें क्या है कि वार के अंदर 1 है तो केस 1 जो टाइप है इसके अंदर ये वैल्यू स्मॉल असाइन हो जाएगी, इस तरह ये स्मॉल असाइन। अगर मैं 3 करता हूँ और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट तो आपको लार्ज रिटर्न कर देगा, यानी कि यहाँ पे। इफ कंडीशंस में क्या होता है कि हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं कि एल्स इफ अगर हो ये 1 हो तो हमने ये रिटर्न होना चाहिए, एल्स इफ अगर हमारे पास 2 हो ऑप्शन। तो इस चीज को मोर रीडेबल करने के लिए हम स्विच की कंडीशन को यूज करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थोड़ा सा बोरिंग फील हो रही होगी, लेकिन थोड़ा बताना जरूरी था जावास्क्रिप्ट में कि हम इसे किस तरह यूज करते हैं। इसी तरह लूप्स, सारे मल्टीपल टाइप के लूप्स हैं। आपने शायद पढ़ा हो कि आपके पास वाइल का लूप भी होता है, डू वाइल का लूप भी होता है। इस केस में क्या है कि हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल है और हमने इसको कंडीशन चेक करनी है कि जब काउंटर की वैल्यू लेस देन 5 और जब इक्वल टू 5 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 0 साइन किया, इस कंडीशन को मीट किया कि 0 इज लेस देन 5 ट्रू, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया 0। उसके बाद क्या किया, उसने उसको पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट हमने प्रीवियसली पढ़ा था। और जब दोबारा वाइल कंडीशन में आया, चेक किया डेट इज ट्रू, अनटिल अनलेस के जब तक इसकी वैल्यू 6 नहीं हो जाती। जैसे 6 यहाँ पे आएगी तो वो इस वाइल कंडीशन से निकल आएगा बाहर, इस तरह यहाँ पे है किसने 5 तक प्रिंट किया। इसी तरह डू वाइल सेम लाइक वाइल है कि आपने वो एक्शंस करने हैं जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू हो जाती है आप ये एक्शंस परफॉर्म करते रहेंगे। हमने क्या किया कि इसमें 5 वैल्यू साइन की और चेक किया कि जब तक वो लेस देन इक्वल टू 5 रहती है तो इस एक्शन से परफॉर्म करे, अगर इससे ग्रेटर रहती है तो वो इस डू वाइल लूप से बाहर आ जाएगी। इसी तरह फॉर लूप है। फॉर लूप आपने बेसिकली लैंग्वेज में हर लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि आपने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। अच्छा, फॉर में और वाइल में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन ये है कि आप वही चीज़ है कि आपने कोड को एफिशिएंट करना है, उसको रिटेबल करना है। तो बहुत केसेस में आप वाइल यूज करते हैं, अगर आप अंडरस्टैंडिंग है कि आप फॉर में आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप फॉर यूज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेरिएंट है, डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं आपको लूप इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह फॉर लूप है, आप ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। एक्स एक प्रॉपर्टी है, इसमें वैल्यू 5 है, वाई एक प्रॉपर्टी है, इसमें वैल्यू स्ट्रिंग है, जी एक प्रॉपर्टी है, इसमें वैल्यू ट्रू है। तो आपने जब उसको प्रिंट किया, आपने फॉर यूज किया, फॉर प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी हैं उसको प्रिंट कर दिया। इसी तरह आपने आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको अडॉप्ट कर कि इस अरे के अंदर, डेट इज अरे, ये आपका ऑब्जेक्ट था, डेट इज अरे, इस अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आ रहा है, इस एग्जाम्पल में आ रहा है।
अगर हम इसकी बात करें, इस फॉरेन की बात करें, तो फॉरेन में क्या है कि इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपकी एक्स थी, उसमें क्या वैल्यू थी, डेट इज अ 5। इसी तरह प्रॉपर्टी वाई थी, इसमें वैल्यू थी आपकी ABC। प्रॉपर्टी जी, इसमें आपकी वैल्यू ट्रू है। इसी तरह एलिमेंट आपके अंदर, यानी अरे के अंदर आपने, अगर आपने हर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर कौन सी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। ओके, इसी तरह फॉर इन था आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने कैसे करना है। इसी तरह फॉर ऑफ है, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह वैल्यूज को प्रिंट करना है। दैट इज अ फॉर इन, दैट इज अ फॉर ऑफ। हमने इसको देख लिया था। आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है, एक ब्रेक स्टेटमेंट आपकी यूज होती है स्विचेस के अंदर। अगर मैं एग्जांपल में आऊँ तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक की स्टेटमेंट भी शायद हमने यूज की हो, डिफॉल्ट में, दैट इज अ ब्रेक। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व वर्ड है। अच्छा, लूप में हमारे पास हम लूप को वास का ब्रेक भी कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन इनफाइनाइट है, यानी कि आप कंडीशन किसी भी वैल्यूज पे या किसी भी इक्वल या असाइनिंग में आपको वो फॉल्स रिटर्न नहीं कर रही, तो आप उस जो लूप स्टेटमेंट है उसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल में है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने किया कि इस कलेक्शन की लेंथ चेक की, इट इज 1 2 3 4 5। हमने क्या किया कि इसमें हमें चेक करना है कि इसमें अगर इज नॉट अ नंबर, इस कलेक्शन में अगर आई वैल्यू आती है विच इज अ 0, जब हमने चेक किया इज नॉट ए नंबर, तो इसने वो फॉल्स रिटर्न किया। मतलब ऑब्वियसली अगर वो 0 को चेक करे, 0 इंडेक्स पे क्या है, सॉरी 0 इंडेक्स पे आपका एक्स आया था, इज नॉट ए नंबर, तो उसने इसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जब ये कंडीशन आपकी मीट होगी तो उसने इस फॉर लूप को ब्रेक कर देना है। अगर सपोज आपका फॉर लूप आपकी इसकी 5 इटरेशन है और थर्ड इटरेशन में आपकी ये कंडीशन ये मीट हो जाती है, तो वो इस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा, इससे बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आप इस केस में आते हैं तो हमने किया कि हमने एक कंडीशन लगाई, इसको मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, वाइल लूप के अंदर। लेकिन जब इस कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन को बजाय से कि वो इस स्टेटमेंट पे है, वो उसको एग्जिट करके दोबारा फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि फॉर लूप के अंदर आपके पास वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप में जब कंडीशन मीट होगी तो इस वाइल लूप की कंडीशंस निकल के वो यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो आपका बेसिकली क्या होता है कि आपने बास का, तो आपकी लॉजिक पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपने अगर सपोज वहां से एग्जीक्यूट करनी है तो वहां पे आप लेबल अटैच कर लेते हैं ताकि वहां से वो जो कंपाइलर है वो अंडरस्टैंड। बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सेप्शंस किस तरह थ्रो करते हैं आप। एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि आपकी मेमोरी में जब भी कोई एक्सेप्शंस आती हैं तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। आपने उन एक्सेप्शंस को ट्राई कैश में ब्लॉक करना होता है। मीन टू से कि आपकी जब भी कोई एक्सेप्शंस आती हैं, आपने उन एक्सेप्शंस को कैश करके एक वैलिडेशन मैसेज दिखाना है। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका सपोज एक इनपुट, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाय चांस वो क्लिक करते हुए आप एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है और वो एक्सेप्शन से आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, इससे आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो टोटली फ्लॉ हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपने वो एक्सेप्शन को कैश करना होता है। हमारे बहुत सी लैंग्वेजेस में, हमारे बहुत सी एग्जीक्यूशन में ट्राई कैश में बहुत यूज है। यानी कि हमने उसको मेक श्योर करना है कि हमारा जो भी एक एरर आए रन टाइम में, हमने उसको ब्लॉक करना है ताकि ये कि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो आपको डिस्टर्ब ना हो। इसकी हम एग्जांपल्स में आते हैं। इसकी मैं मल्टीपल, इसका जो सिंटेक्स है दैट इज वेरी सिंपल, कि आप ट्राई कैश का ब्लॉक यूज करते हैं। ट्राई कैश क्या है कि आपकी जो जितनी आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जिनको ट्राई में आपने इसमें उसको पुट कर दिया है। हमारा एक फंक्शन था गेट डे के नाम से, उसमें मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया। मैंने उसके अंदर एक वैल्यू साइन की कि इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए 10 या कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या किया कि उसने इस डेज के अंदर से वो वैल्यू, ये डेज अरे, आपने उसमें से वो वैल्यू जो है वो आपने पिक करनी है। डे 7 थे, यानी कि सपोज 7 डेज तक अगर आप इसमें इनपुट दूं तो आपको कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। 6, ओके, इसको मैं अगर करूं
तो उसने क्या किया कि उसको प्रिंट करना चाहिए था, जो कि मैंने प्रिंट नहीं किया उसको। मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सैटरडे, इसने इस चीज को प्रिंट किया। अच्छा, अगर मैं इस लूप से बाहर इंडेक्स दूंगा, अब 10 पे कोई इस इंडेक्स पे वैल्यू नहीं पड़ेगी, तो इसको एरर देना चाहिए। तो उसने किया कि जब मैं इसको किया रिफ्रेश किया, तो 10 इंडेक्स पे इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी थी, इसके टोटल कोई 7 इंडेक्सेस थे। तो 10 इंडेक्स पे जब मैंने प्रिंट करने की कोशिश की तो उसने एक्सेप्शन दे दी। तो बास का ये होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें बास का हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो जिसको हम कैश नहीं कर पाते। कोई मेमोरी में एक ऐसी वैल्यू रहती है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, या हमें पता नहीं होता कि हमने ये वैल्यू साइन की है, तो एक्सेप्शन उसको कैच कर लेता है और आपको एक रिडीबल फॉर्म में दे देता है। अगर मैं इसको रिडीबल फॉर्म में दूंगी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज हम लगे प्लीज ट्राई अगेन, तो एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस आ जाता है। यूजर एक्सपीरियंस जो जो भी कस्टमर है, यूजर उसको यूज कर रहा होता है, उसको एक रिडीबल मैसेज आ जाता है, जैसे कि उसका प्रोग्राम ब्रेक हो तो हमने इसको एक्सेप्शन में इसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरह फाइनल स्टेटमेंट है। फाइनल में क्या होता है कि आपने जो भी फाइनल स्टेटमेंट है अपने एक्सेप्शन को कैच कर लिया, आप फाइनल में उसको प्रिंट कर सकते हैं कि फाइनल जो भी अपनी एग्जीक्यूशन है वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ है फाइनल। इसी तरह एक्सेप्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ है कि आप ये ऑब्जेक्ट है डॉट, इसके अंदर मैसेज आप शो कर सकते हैं, जो मैसेज है यानी इन वाला डे नंबर, तो आपको ये एक मैसेज रिटर्न कर देगा। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन तो कर दी, लेकिन हमने इसका मैसेज नहीं दिखाया है जो कि यहाँ से आ रहा है आपका। तो हम ये करेंगे कि exe डॉट मैसेज, तो क्या होगा, इनवैलिड डे नंबर, जो कि यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या था कि हमने एक खुद से एक्सेप्शंस जो है डिफाइन की, हमने उसके अंदर एक कस्टम मैसेज डिफाइन किया, और जब वो मैसेज विजिबल आया तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी में वो स्ट्रिंग विजिबल हो। आप एक्सेप्शंस जो है वो मल्टीपल कैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा, या ऑब्जेक्ट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो रेफरेंस का आपको एक्सेप्शन देगा। अच्छा, इनकी जितनी भी मल्टीपल टाइप्स हैं वो इनहेरिट करती हैं एरर से। इसी तरह सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर मीन्स कि आपने कोई स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है यहाँ पे, आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, तो आपको वो सिंटैक्स एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर दैट इज हियर। इसी तरह आप रेंज है, आप रेंज डिफाइन कर रहे हैं, आपकी जो अरे है उसके अंदर मल्टीपल 7 इंडेक्सेस हैं, और आप 10 इंडेक्स पे हिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेंज का एरर दे रहा है। इसी तरह ये मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं जो कि आप डिफाइन कर सकते हैं, आपके जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं।